दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो क्रैश कोर्स आप पूरी सीरीज़ पढ़ रहे हैं ना, इसके अगर क्लास नोट्स आप ले लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। वीडियो साथ में पढ़ते रहिए, उसके साथ क्लास नोट्स आप देखिए। क्लास नोट्स अगर आपको लेना है तो श्री एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं। केवल मध्यकालीन इतिहास नहीं, पूरा कंप्लीट जीएस हमने अपलोड कर दिया वहाँ पर आप जाकर ले सकते हैं। ना के बराबर कीमत पर मिल रहे हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दूंगा या सिंपली श्री एजुकेशन लिख कर सर्च कर लीजिए प्ले स्टोर पर, SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन। वहाँ पर आप क्लास नोट्स ले लेंगे और कई कोर्स भी हमारे चल रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। जीएस फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, अगर जीएस आपका कमज़ोर है ना तो जीएस फाउंडेशन आप जो कोर्स है वो ज्वाइन कर लीजिए। बिंदास तरीके से आपका जीएस मजबूत हो जाएगा। थैंक यू। मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका ये 7वां लेक्चर होगा। इससे पहले 6 लेक्चर आपने पढ़ लिए हैं, तो जितने भी लेक्चर मैं आपको बनाऊंगा सभी इंपॉर्टेंट होंगे, कोई भी मिस मत कीजिएगा। अभी मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वही हम पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है टोटल 320 वर्षों का है, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इस 320 वर्षों के अंदर दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज किया। पहला वंश गुलाम वंश था, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। गुलाम वंश में आपने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया है, आराम शाह पढ़ लिया है, इल्तुतमिश पढ़ लिया है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह पढ़ लिया है, रजिया सुल्ताना पढ़ लिया है। अब बारी आई है बहराम शाह की। इससे पहले आपको सभी याद होंगे, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। रिवीजन का मतलब ये है कि इनके आपस में लिंक मैं कर देता हूँ। जैसे गुलाम वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। उसके बाद गुलाम वंश का पुत्र आराम शाह बनता है कुछ समय के लिए। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ही हुआ करता था, लेकिन बाद में आगे चलकर इल्तुतमिश को दामाद बना लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इल्तुतमिश ने राजधानी को दिल्ली लाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी दिल्ली सल्तनत की लाहौर हुआ करती थी, लेकिन लाहौर से दिल्ली राजधानी परिवर्तित करने वाला इल्तुतमिश था, इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये सब आप जान गए। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के बच्चे आते हैं। वैसे तो इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकार जो है घोषित किया था, क्योंकि इसका बड़ा बेटा जो नासरुद्दीन महमूद था उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 में, तो तुर्क अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया था, रजिया को नहीं। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह कुछ महीनों का मेहमान होता है, उसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर रजिया सुल्ताना शासिका बन जाती है। अब रजिया सुल्ताना 4 वर्ष से भी कम तक शासन कर पाई थी, 3 वर्ष कुछ महीने ये शासन कर पाई थी। उसके बाद बहराम शाह गद्दी छीन लेता है। बहराम शाह कौन था? ये भी इल्तुतमिश का ही पुत्र था, अर्थात रजिया का भाई ही था। तो बहराम शाह एक षड्यंत्र रचता है जिसके द्वारा रजिया को कैथल में मरवा दिया जाता है। क्योंकि जब रजिया सुल्ताना जब शासन कर रही थी तो एक अल्तुनिया नाम का जो इक़्तिदार था, जो बठिंडा का या तबर हिंद जिसे कहा जाता था, वहाँ का इक़्तिदार था, वो विद्रोह कर देता है। उसको विद्रोह को दबाने के लिए जब रजिया सुल्ताना उधर जाती है तो दिल्ली पर बहराम शाह बैठ जाता है। हालांकि ये कोशिश करते हैं, रजिया और अल्तुनिया को अपने साथ मिला लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये आक्रमण करते हैं बहराम शाह पर, लेकिन बहराम शाह की सेना ने रजिया को हरा दिया और हार का मुंह देखकर ये वापस लौट रहे थे। हरियाणा के पास एक जगह है कैथल, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब गद्दी पर कौन बैठेगा? बहराम शाह गद्दी पर बैठने वाला है। 1240 से 1242 तक ही इसका टाइम पीरियड रह पाता है। थोड़े समय के लिए ये सुल्तान था। ये भी एक अयोग्य सुल्तान था। इसका जो पूरा नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसका राज्याभिषेक अप्रैल के महीने में हो गया था। आपको मालूम है 1240 के लास्ट महीने में जो रजिया सुल्ताना मरी थी, लेकिन आपको मालूम है रजिया सुल्ताना पहले ही चली गई थी। कहाँ चली गई थी? ये अल्तुनिया के पास चली गई थी, अल्तुनिया का विद्रोह दबाने के लिए। तबरहिंद या बठिंडा चली गई थी, उसी दौरान ये गद्दी पर बैठ गया था। तो वो टाइम पीरियड था, अप्रैल महीना चल रहा था 1240। ठीक है, तो ये 1240 में इसका राज्याभिषेक होता है, अपने आप को सुल्तान घोषित करवाता है। और इसके टाइम पीरियड पर एक नया पद आता है, संरक्षक का पद, या उसे कहा जाता था
नायब ए मुमलिकात का पद, पहला जो नायब बनता है वो एतगीन को बनाया जाता है। वो एतगीन वही है बदायूं का जो इक़्तिदार हुआ करता था रजिया सुल्ताना के टाइम पीरियड पर। ये इसीलिए मैंने मैप यहाँ पर लगा के रखा है आपको बताने के लिए। बदायूं का जो इक़्तिदार हुआ करता था मलिक इख्तियारुद्दीन एतगीन रजिया सुल्ताना के टाइम पीरियड पर, इसी को नायब का पद दिया जाता है। और ये नायब का जो पद हुआ करता था ना, ये तुर्क अमीरों ने इसे ईजाद किया। तुर्क अमीरों के द्वारा ये पद क्रिएट किया गया था ताकि सुल्तान पर और पकड़ बनाई जा सके। एक तरीके से जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, उप प्रधानमंत्री होते हैं ना, वैसे ही सुल्तान है, ये उप सुल्तान कह सकते हैं आप। क्योंकि बहराम शाह के बाद जो सबसे ताकतवर जो व्यक्ति है वो नायब का पद था। जबकि मैं आपको बता दूं 40 जो सदस्यों का चहलगना जिसे कहते थे, चालीसा जिसे कहा जाता था, जो 40 तुर्की जो अमीरों का एक गुट हुआ करता था जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था, उससे भी ऊपर ये पद हुआ करता था। तो पहला पद बनाया गया ये जो नायब का, ये किसे दिया गया? एतगीन को दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद एतगीन बहराम शाह की तरह सुल्तान की तरह बिहेव करने लग जाता है। बहराम शाह सुल्तान था ना, एतगीन भी अपने आप को सुल्तान समझने की कोशिश करता है। जो जो पावर बहराम शाह यूज़ करता है उसी तरीके से एतगीन भी पावर यूज़ करने शुरू कर देता है। ये अच्छा नहीं लगता है बहराम शाह को, इसलिए बहराम शाह इसकी हत्या करवा देता है। एतगीन की हत्या करवा देता है बहराम शाह। उसके बाद नायब का पद किसे दिया गया? बदरुद्दीन शंकर रूमी को दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद बदरुद्दीन शंकर रूमी की भी हत्या करवा देता है कौन? बहराम शाह। बहराम शाह कहता है कि जो बदरुद्दीन शंकर रूमी है ये बहराम शाह को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए इसको मैंने मरवाया। जब बदरुद्दीन भी मर गया, एतगीन भी मर गया, तो जो तुर्क अमीर थे जिनके हाथ में सत्ता की चाबी हुआ करती थी, वो कैसे इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप ही सोचिए कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो तुर्क अमीर हुआ करते थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए जो तुर्की थे उन्हें तुर्क अमीर कहा जा रहा है। तो उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि कैसे हटाया जाए बहराम शाह को, बहराम शाह को कैसे हटाया जाए। उसी दौरान 1241 में लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हो गया। मंगोल आक्रमण, मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत के लगभग सभी सुल्तानों को बहुत तंग किया, ये आप जानते ही हैं। लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हुआ, बहुत भारी लूटपाट होती है। और इस आक्रमण के संदर्भ में बहराम शाह एक सेना भेजता है। सेना क्या भेजता है? अपने वजीर को और कुछ तुर्क जो अमीर थे उनको साथ में लेकर भेजता है। उस समय वजीर महाजुबुद्दीन है। ये महाजुबुद्दीन वही है जिसे रजिया सुल्ताना ने नया वजीर बनाया हुआ था। महाजुबुद्दीन, इसके साथ कुछ तुर्की सरदार कहा जाए या तुर्की अमीर कहा जाए, बहराम शाह भेजता है। लेकिन महाजुबुद्दीन लाहौर पहुंचकर एक षड्यंत्र रचता है कि वो करता क्या है कि उन तुर्क अमीरों की हत्या करवा देता है और इल्ज़ाम लगता है बहराम शाह पर। तो बहराम शाह ने पहले 2 नायबों को मारा था, उसके बाद इस पर यह आरोप लग गया कि जो तुर्क अमीर गए थे महाजुबुद्दीन के साथ उनको भी मरवा दिया। तो जो बाकी तुर्क अमीर थे, तुर्क सरदार थे, वो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो इन्होंने बहराम शाह की हत्या कर दी। 1242 में बहराम शाह की हत्या कर दी। तो बहराम शाह का टाइम पीरियड 1242 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद शासक कौन बनेगा? इल्तुतमिश का पोता बनने वाला है। अर्थात इल्तुतमिश का जो बेटा, मैंने आपको फ़िरोज़ शाह के बारे में पढ़ाया, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, जो इल्तुतमिश के बाद शासक बना था ना, इस रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का जो पुत्र था जिसका नाम अलाउद्दीन मसूद शाह था, वो शासक बनता है। अलाउद्दीन मसूद शाह ये 1242 से 1246 तक शासन करेगा। ये किसका पुत्र था? रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का पुत्र था, या कहा जाए इल्तुतमिश का ये पोता था। इसके टाइम पीरियड पर जो नायब का पद था वो किसके पास था? मलिक कुतुबुद्दीन हसन के पास था। इसके टाइम पीरियड पर जो नायब का पद था वो मलिक कुतुबुद्दीन हसन के पास था। इसके टाइम पर जो वजीर था वो वही था महाजुबुद्दीन, जिसने बहराम शाह को षड्यंत्र में फंसाया था। महाजुबुद्दीन के ही हाथों में वास्तविक सत्ता थी। अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पीरियड पर न वास्तविक सत्ता महाजुबुद्दीन के ही हाथों में थी। मैं आपको बता दूं, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और इसके बाद जो नसीरुद्दीन महमूद है, ये अगर ना भी पढ़ें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लय बिगड़ ना जाए इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
कुछ प्रश्न कभी पूछे जाएं तो आप बता भी सकें, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वजीर महाजुबुद्दीन के ही हाथों में वास्तविक सत्ता थी। महाजुबुद्दीन जो है एक काम करने लग जाता है जिससे का कारण इसकी हत्या करवा दी जाती है। महाजुबुद्दीन ये करता है कि जो ऊंचे ऊंचे पदों पर कई तुर्क अमीर थे उनको पद से हटाकर अपने विश्वास पात्र को बैठाने की कोशिश करता है। इसी कारण से इसकी हत्या करवा दी जाती है महाजुबुद्दीन की। तो एक नया वजीर बनकर आता है नजमुद्दीन अबू बकर। नजमुद्दीन अबू बकर एक नया वजीर बनकर आता है। और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का जो पुत्र था अलाउद्दीन मसूद शाह, जो अभी सुल्तान है, इसके टाइम पीरियड पर बलबन का जो प्रमोशन हो गया, बहुत अच्छा प्रमोशन हो गया। बलबन मैं आपको बता दूं, अभी आगे आएगा बलबन इल्तुतमिश का ही गुलाम हुआ करता था। तो ये इल्तुतमिश के ही टाइम पीरियड पर दिल्ली सल्तनत के साथ जुड़ा हुआ था, किसी न किसी पोस्ट पर था। धीरे धीरे ये अपना विकास कर रहा था। अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पर इसे अमीर हाजिब का पद मिल गया। अमीर हाजिब बहुत बड़ा पद हुआ करता था, मुख्य दरबारी अधिकारी हुआ करता था। तो बलबन का विकास इतना हो गया, बलबन का डेवलपमेंट इतना हो गया, वो इतना पावरफुल हो गया कि उसे अमीर हाजिब बना दिया गया, अर्थात मुख्य दरबारी अधिकारी बना दिया गया। बलबन ने मसूद शाह को पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद शाह को शासक बनाया। बलबन के पास इतनी पावर आ गई थी कि उसने अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटा दिया, इसकी हत्या करवा दी और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह शासक बन जाता है। हालांकि बलबन एक षड्यंत्र रचता है। इस षड्यंत्र में अकेला बलबन नहीं था, कई तुर्क अमीर भी थे। इसके अलावा नासरुद्दीन महमूद खुद था और इसकी माता नासरुद्दीन महमूद की माता भी थी, जिसका नाम मलिकाए जहाँ था। तो ये षड्यंत्र करते हैं और मसूद शाह को पद से हटाते हैं। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद को पद पर बैठाते हैं। तो अब जो पद पर बैठता है नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक रहेगा। इसका जब टाइम पीरियड चलेगा तो इसकी जो वास्तविक शक्ति है ना, वो बलबन ही करता है यूज़। बलबन इसके टाइम पीरियड पर ही सारी शक्ति यूज़ करता है। नसरुद्दीन महमूद की माता का नाम मलिकाए जहाँ था। अब ये कौन थे, इतिहासकार इसमें एक मत नहीं है। कई इतिहासकार बताते हैं कि जो नसरुद्दीन महमूद था ये मलिकाए जहाँ का पुत्र था और मलिकाए जहाँ इल्तुतमिश की रखैल हुआ करती थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो एक हिसाब से नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र हुआ और नसरुद्दीन महमूद की जो जन्म होता है इसका 1229 और 1230 के आसपास होता है। और उसी टाइम पीरियड पर इल्तुतमिश का बेटा जो नसरुद्दीन महमूद था उसकी मृत्यु हुई होती है और एक नया बेटे का जन्म होता है। इसका नाम भी वही नसरुद्दीन महमूद कर देता है। एक थ्योरी ये है, इतिहासकार ये मानते हैं। और कई इतिहासकार मानते हैं कि नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पोता था। तो हालांकि ये नहीं पूछेगा कि नसरुद्दीन महमूद कौन था। इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा था नसरुद्दीन महमूद, वो अलग चीज़ है। वो जो मृत्यु हुई थी वो अलग नसरुद्दीन महमूद है, ये अलग नसरुद्दीन महमूद है। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद का एक बेटा मरा और एक बेटे ने उसी टाइम जन्म लिया, तो इसलिए इसका नाम भी वही रख दिया गया, ये इतिहासकार मानते हैं। हालांकि कुछ भी आप मान के चलिए, अब बस फैक्ट जो है वो याद रखिए। ये कहानी तो आपसे पूछेगा नहीं। फैक्ट मतलब जैसे ये है 1246 से 1266 तक इसका टाइम पीरियड चला। और मिनहाज उस सिराज बहुत ही प्रमुख दरबारी कवि है, इसी का दरबारी कवि था। इसने एक किताब लिखी है, इस किताब का नाम है तबकात नासरी। मिनहाज उस सिराज की एक रचना है, एक किताब लिखी है तबकात नासरी। तबकात नासरी एकमात्र ये साक्ष्य है जो नसरुद्दीन महमूद के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। तबकात नासरी को अगर पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो नसरुद्दीन महमूद है, जो अभी सुल्तान बना हुआ है, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे सिंपल सुल्तान है, सबसे सादगी भरा सुल्तान है। ये कुरान की जो नकल करके लिखता था और उन्हें बेचता था। मतलब उस समय कोई फ़ोटोस्टेट वाला सिस्टम तो था नहीं। जो कुरान है उसकी सारी चीज़ें लिख लिख कर एक नई कुरान बना बना कर बेचता था और उसी से अपना जीवन यापन ये करता था। जो सत्ता से पैसे मिलते थे, जो सत्ता से जो इनकम आती थी, उसको ये लोगों में ही यूज़ करता था, खुद कोई यूज़ नहीं करता था। हालांकि इसके टाइम पीरियड पर जो पूरी सत्ता थी बलबन के ही हाथ में थी, ये तो कठपुतली ही था और ये नाम मात्र का सुल्तान था। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? बलबन के हाथ में थी। और बलबन इस टाइम नायब बन गया था।
आप जानते ही हैं सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद नायब का ही होता है, तो बलबन अब नायब बन चुका था। इसके अलावा जो 40 तुर्क सरदारों का गुट हुआ करता था चालीसा, और बलबन यही मेन मिलकर सत्ता को चला रहे थे, शासन को चला रहे थे नसरुद्दीन महमूद के नाम पर। नसरुद्दीन महमूद का कोई काम नहीं था, बस नाम ही ये था, ठीक है। तो 20 वर्षों तक ये शासन लगभग चलता है और उसी दौरान नसरुद्दीन महमूद को दामाद बना लेता है बलबन। बलबन अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर देता है और नसरुद्दीन महमूद बलबन को एक उपाधि देता है उलुग खां की। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने ही दी थी, जो इसका दामाद था। और नसरुद्दीन महमूद की 18 फरवरी 1266 में अचानक ही मृत्यु हो जाती है। इतिहासकारों में इसको भी लेकर मतभेद हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि बलबन ने ही जहर देकर मार दिया था, और कई बताते हैं कि अचानक इसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि हकीकत क्या है वो नहीं कहा जा सकता। वैसे ये सच हो सकता है कि बलबन ने ही जहर दिया हो, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद का कोई पुत्र नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो ऑटोमेटिक बलबन ही सुल्तान बनने वाला था। तो नसरुद्दीन महमूद जब मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका कोई भी संतान नहीं था, इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो बलबन ही जो है इसका जो ससुर था वही आगे सुल्तान बनता है। और गयासुद्दीन बलबन इस गुलाम वंश में सबसे ताकतवर, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक होगा, जो सुल्तान होगा, वो गयासुद्दीन बलबन ही होगा। अब इसके बाद वाले वीडियो में स्पेशल मैं आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में और बाकी कैकुबाद और क्यूमर्स के बारे में मैं बताऊंगा। कोई डाउट आपको होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। श्री एजुकेशन ऐप पर ये क्लास नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्री एजुकेशन ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।